एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर जब कोई नई केस फाइल डेस्क पर आती है तो शुरुआत में वो सिर्फ कुछ कागजों का बंडल लगती है। लेकिन आज हम जिस केस फाइल का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई आम चोरी नहीं है। ये एक ऐसा ग्लोबल साइबर सिंडिकेट है जिसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक्सपोज किया है। तो चलिए आज एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर की नज़र से इस 300 करोड़ के बड़े ऑपरेशन को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके तार कहाँ-कहाँ जुड़े थे। 300 करोड़ रुपए, जरा इस अमाउंट के बारे में सोचिए। जब किसी साइबर फ्रॉड का स्केल इतना बड़ा हो तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कुछ शौकिया हैकर्स का काम तो बिल्कुल नहीं है। ये बाकायदा एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाया जा रहा एक हाई लेवल क्राइम सिंडिकेट है। इतनी बड़ी रकम को मूव करने और बिना किसी की नज़र में आए उसे ठिकाने लगाने के लिए एक बेहद सॉलिड और शातिर नेटवर्क की ज़रूरत होती है। अब हर बड़ी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत किसी एक धागे से होती है जिसे खींचने पर पूरा जाल खुलता है। तो इस केस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे एक मामूली सी फेक ट्रेडिंग ऐप ने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध साम्राज्य की पोल खोल दी। एविडेंस और डिजिटल फुटप्रिंट्स को एनालाइज करते हुए आइए इस पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब हमने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP के डेटा को खंगालना शुरू किया तो हमारे सामने ये हैरान करने वाला नंबर आया, 2567 शिकायतें। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि इस सिंडिकेट ने आम लोगों को कितने बड़े पैमाने पर अपना शिकार बनाया था और एक इन्वेस्टिगेटर के लिए ये हर एक शिकायत एक बेहद अहम डिजिटल सुराग थी। जब आप हजारों शिकायतों के बीच पैसे के फ्लो को ट्रैक करते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ठीक 260 ऐसे बैंक अकाउंट्स की पहचान हुई जो पूरी तरह से एक्टिव थे। यही वो अकाउंट्स थे जिनका इस्तेमाल स्कैम के इन करोड़ों रुपयों को इधर से उधर घुमाने के लिए किया जा रहा था। आप इन्हें इस क्राइम सिंडिकेट की फाइनेंशियल लाइफलाइन कह सकते हैं। सेक्शन 1, द फर्स्ट क्लू, अ सिंगल इंसिडेंट रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले की जांच शुरू होती है दिल्ली के एक शख्स सुल्तान की FIR से। उन्हें भारी मुनाफे का लालच दिया गया, एक फेक ट्रेडिंग ऐप में पैसा लगवाया गया और उनके 31.45 लाख रुपए ठग लिए गए। पैटर्न एकदम टिपिकल था। जैसे उन्होंने अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश की, ऐप ने काम करना बंद कर दिया और सामने वाला गायब। हमारे लिए ये इस पूरे केस का ग्राउंड जीरो था। सेक्शन 2, मोडस ऑपरेंडी, द सिंडिकेट्स ट्रैप। टेक्निकल सर्विलांस से हमें इनका MO यानी मोडस ऑपरेंडी समझ में आया, जो 3 बड़े ही साफ स्टेप्स में बटा था। स्टेप 1, लोगों का भरोसा जीतने के लिए फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ग्रुप्स बनाना। स्टेप 2, उन्हें बातों में फंसाकर अपने मिलिशियस ऐप्स डाउनलोड करवाना। और स्टेप 3, उन ऐप्स के जरिए बैकग्राउंड में उनके बैंकिंग डिटेल्स और OTP चुरा लेना। एक बार ये सेंसिटिव डिटेल्स मिल गए तो समझ लीजिए अकाउंट पूरी तरह से हैकर्स के कंट्रोल में है। सेक्शन 3, द मनी ट्रेल, इरेजिंग द ट्रैक्स। अब इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती होती है पैसे को ट्रैक करना। यही एंट्री होती है म्यूल बैंक अकाउंट्स की। आसान भाषा में समझें तो ये बिचौलियों के जरिए खोले गए या खरीदे गए रेंटेड अकाउंट्स होते हैं। सिंडिकेट ठगी का पैसा सीधे अपने पास नहीं मंगाता, बल्कि इन म्यूल अकाउंट्स में डलवाता है और फिर आगे ट्रांसफर करता है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, पैसे की असली मंजिल को छिपाना, ताकि पुलिस सिर्फ इन डमी खातों के बीच उलझ कर रह जाए। इनके ऑपरेशंस को अगर हम गहराई से देखें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इन्होंने लोकल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पर अपना जाल बिछाया था। भारत के अंदर इन्होंने 100 से ज़्यादा शेल कंपनीज और म्यूल अकाउंट्स बना रखे थे। ये इनका लोकल डमी इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन जब पैसे को देश से बाहर निकालने की बारी आती तो ये क्रिप्टो करेंसी और कैम्बोडिया जैसे देशों में बैठे विदेशी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते थे, एकदम किसी ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क की तरह। सेक्शन 4, ट्रैकिंग द मास्टरमाइंड, द ग्लोबल कनेक्शन। जांच आगे बढ़ी तो एक बेहद अहम नाम उभरकर सामने आया, करण कजारिया। क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की स्टेटमेंट पर जरा गौर करिए। कजारिया वो मास्टरमाइंड था जो भारत में बैठे ऑपरेटर्स और विदेशी नेटवर्क के बीच का मेन ब्रिज था। वही इस पूरे पैसे को क्रिप्टो के जरिए बाहर भिजवाता था और अथॉरिटीज की नज़रों से बचने के लिए लगातार विदेश यात्राएं करता रहता था। इस पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन भी काफ़ी हैरान करने वाली है। सोचिए, 4 से 5 साल तक ये सिंडिकेट कई राज्यों में एक्टिव रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। लेकिन डिजिटल दुनिया में आप कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी देते हैं। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर एजेंसियों ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया और फाइनली 3 अप्रैल को कोलकाता एयरपोर्ट पर कजारिया को इंटरसेप्ट कर लिया गया।
अगले ही दिन 4 अप्रैल को उसे कस्टडी में लेकर आगे की पूछताछ के लिए सीधा दिल्ली लाया गया। सेक्शन 5 द फाइनल टेकडाउन सिक्योरिंग द एविडेंस। जब रेड पड़ी तो एविडेंस लॉकर में जो सामान आया वो इस सिंडिकेट के फिजिकल स्केल को बयां करने के लिए काफी था। 48 मोबाइल फोन्स, 258 सिम कार्ड्स, 4 लैपटॉप और ना जाने कितने ही एटीएम कार्ड्स और चेक बुक्स बरामद हुए। इसके अलावा तुरंत एक्शन लेते हुए बैंक खातों में मौजूद 19 लाख रुपए के फंड्स को वहीं फ्रीज कर दिया गया ताकि ये पैसा आगे मूव न हो सके। दिल्ली पुलिस के इस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का नतीजा ये रहा कि इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। 11 गिरफ्तारियां साफ दिखाती हैं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था और इन लोगों को पकड़ना लॉ एनफोर्समेंट के लिए कितनी बड़ी और अहम कामयाबी है। लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर की नज़र से देखा जाए तो केस फाइल अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुई है। 11 लोग सलाखों के पीछे हैं, 300 करोड़ के फ्रॉड का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। कंबोडिया और दूसरे देशों में बैठे इस इंटरनेशनल सिंडिकेट के वो कौन से विदेशी मेंबर्स हैं जो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और असली मास्टर्स की तलाश अब भी बाकी है। इस केस फाइल एनालिसिस में शामिल होने के लिए शुक्रिया।